हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आईआईटी फैक्ट्री। आज हम लोग देखने वाले हैं 2016 जेईई एडवांस का एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया है। टॉपिक है इक्विलिब्रियम, फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम आप बोल सकते हैं, जिसमें थोड़ा टॉर्क का भी इस्तेमाल हो सकता है, थोड़ा फोर्सेस का भी इस्तेमाल हो सकता है और थोड़ा कंसेप्ट आपका इक्विलिब्रियम का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है A uniform wooden stick, मास 1.6 kg दे रखा है, लेंथ L है, रेस्ट कर रहा है इंक्लाइन मैनर में ऑन ए स्मूथ वर्टिकल वॉल ऑफ हाइट h। ठीक है, तो जैसा बोला है क्वेश्चन में वैसा ही हम लोग यहाँ पे कुछ बना लेते हैं कि एक हाइट वॉल का दे रखा है h, ठीक है, और इसी पर रेस्ट कर रहा है एक यूनिफॉर्म वुडन स्टिक। ठीक है, तो वुडन स्टिक को हम व्हाइट कलर से ड्रॉ कर रहे हैं। और भी कुछ कह रहा है क्या, तो पढ़ते हैं। सच दैट स्मॉल पोर्शन ऑफ स्टिक एक्सटेंड्स बियॉन्ड द वॉल। ठीक है, बियॉन्ड द वॉल आपको स्टिक का कुछ पोर्शन जो है सो निकला हुआ है। तो कुछ लेटस सपोज की जो स्टिक है हमारा इस पोजीशन में होगा, है ना। स्टिक जो है सो इस पोजीशन में, जनरली क्या होता है, वॉल ये है हमारा और स्टिक को हम ऐसे लगा देते हैं, है कि नहीं, दोनों का एंड मिलाकर। लेकिन क्या है कि कुछ पोर्शन ऑफ स्टिक बोल रहा है कि बाहर निकला हुआ है, तो चलिए अच्छी बात है। एच जो है सो एल से छोटा है, एच इज स्मॉलर देन एल है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल ऑन द स्टिक, रिएक्शन फोर्स जो वॉल लगा रहा है स्टिक पर वो परपेंडिकुलर टू द स्टिक है। मतलब कि ये हमारा स्टिक है, दिस इज द वॉल, तो यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है सो दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्टिक के परपेंडिकुलर है। लेट अस सपोज कि इसकी वैल्यू कितनी है, n है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, n है, और ये जो इसका जो डायरेक्शन जो है सो ऐसा कुछ डायरेक्शन है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए क्वेश्चन को। स्टिक मेक्स एंड एंगल, ये 30 डिग्री विद द वॉल, वॉल के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, कौन किसके साथ बना रहा है, स्टिक बना रहा है वॉल के साथ। कितना एंगल, 30 डिग्री, लिख लीजिए ये 30 डिग्री हो गया। इंफॉर्मेशंस को आपको जब भी ये डायग्राम बनाते हैं तो सारे इंफॉर्मेशंस वहां पे आपको लिखने चाहिए। उससे क्या होगा, क्वेश्चन को आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और क्या कह रहा है कि विद द वॉल एंड द बॉटम ऑफ द स्टिक इज ऑन द रफ फ्लोर। ये वाला जो फ्लोर है हमारा रफ है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। अब आप देखो कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, तो स्लीपिंग टेंडेंसी इधर है, इधर क्या है हमारा स्लीपिंग टेंडेंसी है ना, इधर स्लिप कर सकता है वेट के कारण। ठीक है, तो स्लिप अगर इधर कर सकता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एफ फोर्स ऐसा लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द स्टिक इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द रिएक्शन ऑफ फ्लोर ऑन द स्टिक। मतलब फ्लोर जो इस स्टिक पे जो रिएक्शन लगा रहा होगा, अब फ्लोर स्टिक पे रिएक्शन किधर लगाएगा, नॉर्मली लगाएगा, एन। ठीक है, यहां पे रिएक्शन कैसे लग रहा है, स्टिक के परपेंडिकुलर लग रहा है। क्यों हमने लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला था। जनरली अगर नहीं कुछ बोला है तो उसको आप परपेंडिकुलर, आपको सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लेना होता है। लेकिन अगर कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ सिचुएशन है कि आपको स्टिक के परपेंडिकुलर लेना है नॉर्मल रिएक्शन, तो वैसा ही लेना होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो h बाई एल एंड द फ्रिक्शनल फोर्स f एट द बॉटम ऑफ द स्टिक आर कितना होगा। अब इस सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं था तो वो हमने बनाया भी नहीं है। ठीक है, तो हमें निकालना है f की वैल्यू और h बाई एल की वैल्यू कितनी होगी, इसको फाइंड आउट करना। कैसे शुरू करें क्वेश्चन को, तो इसमें क्या क्या लगा सकते हैं। सबसे पहले जो दिमाग में आपके आएगा सो फोर्सेस को बैलेंस करें। फोर्सेस बैलेंस करने का मतलब जो भी फोर्सेस स्टिक पे लग रहे हैं उसका जो कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होगा, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जितना लग रहा है उतना ही निगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगाओ। जितने ही फोर्सेस पॉजिटिव वाई में लग रहे हैं उतना ही नीचे निगेटिव वाई में लगने चाहिए, तभी तो फोर्सेस बैलेंस होगा। ये कंसेप्ट आपने कहां पढ़ा है, इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए। ओके, और इस स्टिक पे क्या क्या फोर्स लग सकता है, तो एक फोर्स भैया mg लगने वाला है जो आपने नहीं बनाया है यहाँ पे, है ना। एक फोर्स जो है सो कहां पे लगेगा, एक mg फोर्स भी तो लगेगा सर, mg लगेगा। ठीक है, mg फोर्स कैसे लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। नॉर्मल फोर्स कैसे लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है,
स्लीपिंग टेंडेंसी के अपोजिट लगता है। तो ये सारे कंसेप्ट्स आपके माइंड में होने चाहिए, नहीं है तो उसको ठीक कीजिए। कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कीजिए और फिर आप अपना कंसेप्ट्स को दुरुस्त कीजिए, तभी जाके जेईई एडवांस के अच्छे क्वेश्चंस भी आप बहुत आसानी ढंग से कर पाएंगे। समझ रहे बात? तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले फोर्सेस को हम बैलेंस करते हैं एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो भैया एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो भाई। तो एक तो स्टिक पे, स्टिक का अगर हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर देखें तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये एंगल 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 30 120, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल का जो एक्स कंपोनेंट आएगा यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा? n sin 60 हो जाएगा। और y कंपोनेंट कितना जाएगा इधर? n cos 60 हो जाएगा। ठीक है भाई, x डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करने हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा जो पॉजिटिव x डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो एक n sin 60 लग रहा है, तो n sin 60 लग रहा है। और कोई लग रहा है क्या x डायरेक्शन में? नहीं लग रहा है सर, x डायरेक्शन में तो एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन ये पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो इज इक्वल टू आप क्या कर दोगे, F आप लिख दोगे। क्या लिख दोगे? F लिखोगे। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F हो जाएगा ये। ठीक है, तो और कोई फोर्स लग रहा है, mg फोर्स वर्टिकली लग रहा है, काम खत्म हो गया है ना। इसका मतलब क्या हो गया, n इंटू रूट 3/2 बराबर हो गया हमारा फ्रिक्शन फोर्स। ओके, ये एक इक्वेशन हमारा बना है। दूसरा इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं, तो वही सारे फोर्सेस को y डायरेक्शन में आप देखो, y डायरेक्शन में देखो, तो जितने अपवर्ड फोर्स होंगे वो डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होंगे। तो अपवर्ड फोर्स स्टिक पे कौन कौन लग रहा है? एक ऊपर ये वाला n लग रहा है और एक n cos 60 लग रहा है। तो n cos 60 कितना होता है? n/2 हो जाएगा, n cos 60 डिग्री प्लस n इज इक्वल टू mg के बराबर होगा। mg फोर्स इसको क्या करेगा भाई? बैलेंस करेगा। क्यों बैलेंस करेगा? करना पड़ेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम है इसलिए करेगा। ठीक है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 प्लस 1 कितना होगा? 3/2। तो 3n/2 की वैल्यू कितनी हो गई? mg हो गई। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 2mg/3 आ गई। ठीक है, तो f की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? f की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, f की वैल्यू कितनी है? n√3/2 है, n√3/2 है, और n का वैल्यू कितना है? 2mg/3 है। तो यहाँ लिख दो 2mg/3 इंटू √3/2। इस 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और m की वैल्यू कितनी है? 1.6 कुछ दिया हुआ था क्वेश्चन में, आप जरा देखें m की वैल्यू कितनी है। तो m की वैल्यू दे रखी है 1.6 kg। तो m की वैल्यू 1.6 इंटू 10 करोगे तो 16 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा ये? मतलब ये हो जाएगा आपका 16/3 इंटू √3 हो जाएगा, है ना। मतलब 16√3/3 हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब 16/√3 भी बोल सकते हैं। तो f जो हो गया हमारा 16√3/3, इसमें भी आ रहा है सर, इसमें भी आ रहा है, और एक इसमें भी आ रहा है ना। तो अब हमें ऑप्शन को, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सी ऑप्शन नहीं होगा। अब हमें बात करना है h/l की वैल्यू कितनी होगी। अब इसको कैसे निकालेंगे? इसको भी बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो मैं बता रहा हूं अभी। जस्ट आप टॉर्क को बैलेंस करिए। अब क्या करना है बैलेंस सर? टॉर्क को बैलेंस करना है। अगर इक्विलिब्रियम में है बॉडी, इसका मतलब क्या है? किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो होगा सो बैलेंस होगा। नेट टॉर्क जो होगा किसी पॉइंट के अबाउट 0 होगा। तो हम इस जो ग्राउंड वाला जो पॉइंट है जहां पे स्टिक का फुट है, तो उसी पॉइंट पर हम लोग टॉर्क को बैलेंस करते हैं। लेट अस सपोज ये पॉइंट O है, तो O पॉइंट से फ्रिक्शन फोर्स पास कर रहा है, तो इसका टॉर्क 0। ये वाला नॉर्मल फोर्स भी पास कर रहा है, तो इसका भी टॉर्क 0।
mg फोर्स सर नहीं पास कर रहा है, mg फोर्स क्या हो रहा है, इधर से पास नहीं कर रहा है, तो mg फोर्स तो नीचे लग रहा है ऐसे, ठीक है। तो mg का टॉर्क O के अबाउट कितना होगा, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, सेंस क्या होता है, तो आप r क्रॉस f करोगे तो फोर्स इधर है नीचे, पॉइंट इधर है, तो r क्रॉस f करेंगे तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा, ठीक है। r क्रॉस f ऑफ करिए, इस पॉइंट से यहाँ पे r वेक्टर बनाइए, r क्रॉस f कीजिए, बाहर की तरफ आ रहा है टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है, mg इंटू ये जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस हमारा कौन सा डिस्टेंस, तो फोर्स पर ये जो डिस्टेंस लग रहा है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। वो कैसे निकलेगा सर, तो सिंपली आप देख सकते हैं यहां से यहां तक का जो वैल्यू होगा, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, ये वाला जो वैल्यू होगा सो L/2 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये तो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास लेंथ के बीचों बीच होता है, ये L/2 हो गया, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है हाइपोटेनस का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ये चीज याद भी होना चाहिए, नहीं तो आप ये डायरेक्टली कर सकते हैं, साइन 30 डिग्री करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, L/4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो mg इंटू आप लिखेंगे, इक्वेशन आप बनाएंगे क्या, mg इक्वेशन लिखिए, mg इंटू L/4, mg इंटू L/4, टॉर्क क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज जो नेट टॉर्क आ रहा है क्लॉकवाइज नेट टॉर्क के बराबर आप करें, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज किसके कारण आया है, हमारा mg के कारण आया है। और कौन सा फोर्स है, एक फोर्स ये वाला n है, इसका हमें अब कैलकुलेशन करना है, दिस n, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा, तो ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है हमारा, ऐसे एक्ट कर रहा है, तो इस फोर्स पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे बच्चे, तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो हरा वाला जो आया है, सो दिस विल बी द आर परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हमारा आर परपेंडिकुलर होगा, टॉर्क क्या होता है हमारा एफ इंटू आर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वाला जो वैल्यू है इसका वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालेंगे हम ये, तो ये देखो ये h है, ये 30 डिग्री है, तो इसका वैल्यू x मान लो आप, है ना। तो आप कर सकते हैं cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री ये बराबर होगा h/x, तो x की वैल्यू हो जाएगी h/cos 30 डिग्री, cos 30 होता है कितना, √3/2 होता है, तो h/√3/2 हो जाएगा, तो h इंटू 2/√3 हो जाएगा, है ना, मतलब 2h/√3 हो जाएगा, ये समझ में आ रही बात, 2h/√3 किसके बराबर हुआ, ये क्या है, ये r परपेंडिकुलर हो गया ये, तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें n से मल्टीप्लाई करना है, मतलब n इंटू 2h/√3, ये जो टॉर्क होगा सो डायरेक्शन भी आप देख सकते हो, तो डायरेक्शन क्या होगा r वेक्टर, ये हो गया r वेक्टर हमारा हो गया, f वेक्टर, r क्रॉस f अंदर की तरफ जा रहा है, चाहे क्लॉकवाइज टॉर्क जा रहा है, और ये जो mg फोर्स था एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जा रहा था, कौन से पॉइंट के अबाउट, ओ के अबाउट, टॉर्क जब भी निकालेंगे बात करेंगे कि कौन से पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा, mg इंटू L/4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है h/l की वैल्यू निकालनी है, तो h/l की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, h/l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और आप कर सकते हो n की जो वैल्यू होगी तो कितनी होगी, n की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला हुआ था पहले, n का वैल्यू अगर वहां से हमने मिटा दिया है उसको फिर से आप निकाल लो, ये n का y कंपोनेंट n प्लस n cos 60 डिग्री, ये mg के बराबर था हमारा, तो n/2 प्लस n3n/2, ये किसके बराबर है, mg के बराबर, तो mg बराबर आप लिख दोगे वहां पे 3n/2, mg के वैल्यू आप लिखेंगे क्या 3n/2, तो आप इसको इरेज करके 3n/2 आप इधर लिख सकते हैं, 3n/2, ठीक है। तो इसको जरा आप सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं,
कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, n से n को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2h/√3, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा 3l/8 हो जाएगा, है ना। तो हमें निकालना है h/l की वैल्यू, तो h/l जो हो जाएगा सो दैट विल बी इक्वल टू 3√3/16 हो जाएगा, 3√3/16। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, सी वाला जो ऑप्शन आएगा, सो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में क्या ही था, सच पूछो तो कुछ भी नहीं था, जस्ट आपको ये डायग्राम को सही से बनाना था, फोर्सेस को बैलेंस करना था, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। आपको फोर्स अगर पता है, mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस लगता है, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू द स्लिपिंग टेंडेंसी लगता है, टॉर्क F इंटू आर परपेंडिकुलर होता है, डायरेक्शन R क्रॉस F से देखते हैं। ये छोटी छोटी बारीकियां अगर आपको कंसेप्ट के रूप में समझ में आ गया है, 10-12 प्रॉब्लम भी अगर अच्छे से कर लिए हो, तो ऐसे क्वेश्चन आराम से हवा में उड़ा सकते हो, कुछ मुश्किल काम नहीं है। बच्चों को देखता हूं कि वो रोटेशन, इक्विलिब्रियम फोर्सेस में डरे हुए रहते हैं, मुझे ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं होगा। आपको कंसेप्ट को अच्छे से करना है, अगर आप ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोर्स आप देखिए, कोर्स ज्वाइन कीजिए, आप कोर्स को पढ़िए, क्वेश्चंस जो दिया जाता है उसको आप बनाइए, जो डीपीपी सॉल्व कराते हैं उसको सॉल्व करिए, जो पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है जेई मेन जेई एडवांस को, उसको भी सॉल्व कीजिए। फिर देखिए आपका ट्रेमेंडस ढंग से 1 से 2 महीने के भीतर में आपका कितना ज्यादा ग्रोथ होने लगेगा, और कंसेप्ट वाइज भी आप कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।